देखिए, बात हम करेंगे ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन की तो यातावे ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन का एक नियम पढ़ा है आपने। वो एक सेब के पेड़ नीचे बैठे थे, सेब गिरा, ये सब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है। न्यूटन के पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ग्रेविटेशन से संबंधित बातों पे रिसर्च कर चुके थे। ठीक है, बहुत सारे रिसर्चेस थे। उन्हीं रिसर्चेस का अध्ययन करके ये सब उन्होंने बनाया। ठीक है, वो बैठे होंगे पेड़ के नीचे, लेकिन वो कहते पेड़ के नीचे हमने देख लिया और बस हमने नियम बना दिया, कुछ नहीं है। उनका ग्रेविटेशन का पहला नियम ही आया था ऑन द बेसिस ऑफ कैपलर्स लॉ। ठीक है, तो इसको हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से इसकी ओरिजिन हुई। देखिए, शुरुआत में जो जो ग्रेविटेशन मतलब होता है अर्थ के चारों ओर का यूनिवर्स, जो हमारा एटमॉस्फेयर है प्लस यूनिवर्स है। देखिए, शुरुआत में ये नाम जाएगा, ये टॉलमी साहब थे। 100 AD। एडी मतलब, एडी मतलब क्या पढ़ते हो एडी को? लो, इंग्लिश मीडियम है। टॉलमी, टॉलमी साहब थे। एडी मतलब होता है एनोडोमनी, आफ्टर डेथ नहीं होता है। ठीक है, जिस समय ने ज़्यादा पढ़ते हैं ना भाई, 100 मतलब ईसा मसीह साहब जो पैदा हुए उसके 100 साल बाद की बात हो रही। टालमी साहब थे, उनका मानना था। देखिए, दो प्रकार के मॉडल्स आए, एक जियोसेंट्रिक, एक हेलीसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है जहाँ पर जो हमारा जो अर्थ है वो सेंटर है और उसके चारों ओर कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही है, वो जियोसेंट्रिक हुआ जाकर के। ठीक है, सही बोल रहा हूँ उल्टा बोल रहा हूँ मैं? जियोसेंट्रिक मॉडल नहीं, हाँ। और हेलीसेंट्रिक का मतलब होता है सन सेंटर है और उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो टॉलमी साहब जियोसेंट्रिक मॉडल दिया है। उन्होंने कोई बुक लिखी थी, बुक का नाम लिखा, उससे हमसे मतलब नहीं है। उन्होंने कहा अर्थ रिमेन्स स्टेशनरी, जियोसेंट्रिक है, और सन उसके चारों ओर चक्कर लगाया करता है। ये किसने बताया था? टॉलमी साहब ने बताया था, 100 AD। ठीक है, उस समय के जो लोग थे वो कोई एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट लेकर के नहीं चलते थे। वो फिलोसफर थे, नेचर में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते थे और वो अपनी बात बताते थे। इसके बाद 498 एडी भारतीय साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट साहब थे, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। आर्यभट्ट साहब थे, उन्होंने भी, उनका भी कहना था, जियोसेंट्रिक मॉडल उनका भी था, कि आर्यभट्ट ने कहा था कि अर्थ नहीं, सॉरी, हेलीसेंट्रिक बताया था उन्होंने। आर्यभट्ट ने क्या बताया था? हेलियोसेंट्रिक बताया था, मतलब सन जो है वो स्टेशनरी है और अर्थ उसके चारों ओर रिवॉल्व किया कर रही है। अब ये बात चलती रही, इसके बाद बहुत सारे और साइंटिस्ट आए। कोपर्निकस साहब बाद में आए। अच्छा, उसमें चूंकि बात तो सुनी जाती थी वेस्टर्न कंट्री की, उन्हीं का शासन था। अच्छा, आर्यभट्ट का मतलब हमारे यहाँ जितने भी साइंटिस्ट रहे या मैथमेटिशियन रहे उस दौर के, सब ऋषि मुनि रहे। वो केवल जंगलों में या मड़ैया बना के क्या उनके पास नॉलेज था हमको नहीं मालूम, लेकिन एक साइंटिफिक नॉलेज था, जो बता गए वो बता गए। ठीक है, इसके बाद उस दौरान जो हमारे हमारे नहीं, मतलब जो वेस्टर्न कंट्री के जो पादरी लोग होते थे, वो अच्छा, चूंकि ईसाइयों का बड़ा वो था, तो जो पादरी कहते थे वही सब कुछ सही। तो वो कहते थे कि जियोसेंट्रिक मतलब जो है, अर्थ जो है वो स्टेशनरी है और उसके चारों ओर सन चक्कर लगाया करता है। अच्छा, होता क्या, सुबह उठे देखा सन इधर, दोपहर में इधर, शाम को इधर, शाम को इधर, तो कौन घूम रहा है? देखने से क्या लग रहा है कि सन घूम रहा है। तो यही मानते थे। इसके बाद 1543, 1543, इस ईयर से आपको मतलब थोड़ा बहुत है याद रखने के लिए। 1543 में एक कोपर्निकस साहब का जन्म हुआ। नहीं, मतलब उन्होंने बताया कि ये जो सन है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन कोपर्निकस का वो दौर था जिस समय पादरियों का भौकाल था। भाई, ये तो वही समझिएगा, अगर मम्मी किसी को बता रही हूँ कोई एक साड़ी लेके आई हूँ और मौसी को बता रही हूँ ये साड़ी 5,000 के लाए फना मॉल से, और तुम घुस के जाओ कह दो वो पूनम साड़ी सल से लाए 75 रुपए की, तो वही समझो कोपर्निकस वही काम कर रहे थे। ठीक है, मतलब वो पादरी लोग अपनी बात बता रहे थे कि सन चक्कर लगाता है और ये कह रहे थे अर्थ चक्कर लगाती है। तो चूंकि ये, अच्छा, इनकी कोई बात मानता भी नहीं था, ये केवल फिलोसफर थे, कोई अथेंटिक व्यक्ति थे नहीं। फिर भी इनकी ऐसी तैसी कर दी गई। कोपर्निकस और उसके बाद ब्रूनो को, दोनों को जिंदा जला दिया गया था। ऐसी कहानी हमने सुनी है। इसके बाद गैलीलियो साहब आए। गैलीलियो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, फिलोसफर भी थे। गैलीलियो ने कहा
कि सन स्टेशनरी है और अर्थ उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। अब गैलीलियो चूंकि प्रोफेसर भी थे तो उनकी बात तो मानी गई, लोग मानते भी थे, लेकिन पादरियों को मिर्ची लग गई। ये अच्छा बता रहे हो कहानी, बुलाया गया इन गैलीलियो को कि इस्तीफा दो, रिजाइन करो और गो और जाओ पब्लिक प्लेस में कहो कि कौन चक्कर लगाता है, सन चक्कर लगाता है और अर्थ स्टेशनरी है, बताओ। अब गैलीलियो की हालत खराब, या तो अपनी बात पे अड़े या तो जाए जेल। गैलीलियो गए भाई कोर्ट में, उन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया, उन्होंने कहा भाई मैं अपनी बात से इनकार करता हूँ, अर्थ जो है स्टेशनरी है और सूर्य चक्कर लगाता है। इतना कह के बाहर निकल आए, पब्लिक में यही बात कही और पब्लिक से ये भी कहते हैं मैं क्या करूँ जब अर्थ चक्कर लगाती है। पादरियों ने भी बुलाया, अजीब चूती आदमी, यहाँ एफिडेविट दे के गए हो कोर्ट में कि अपनी बात से इनकार करता हूँ, पब्लिक में जाके कह रहे हो कि मैं क्या करूँ, अर्थ चक्कर लगाती है। कुल मिलाकर उनको जेल में डाल दिया गया, अपनी बात करें। फिर खैर निकाले गए, फिर वो उनका आना जाना जेल का लगा रहा, अपनी बात वो सिद्ध रहे। फिर उन्होंने बताया कि जैसे हमारे सन के अर्थ के जैसे का सैटेलाइट है, वैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में सब खोज हुई। और प्लैनेट के बारे में किसने खोज की थी? इन साइंटिस्टों ने। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में आज के हजारों साल पहले से एक मंत्र आता था जिसमें हम नवग्रह की पूजा करते थे। हमें मालूम था नवग्रह होते हैं, हमें उनके नाम भी मालूम था। वो एक श्लोक भी है, पूरा याद हमको नहीं है, वो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि ऐसे कुछ है, उसमें 9 ग्रह के नाम है। यानी जिन ग्रहों को इन अंग्रेजों ने बाद में बताया ना, वो हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने पहले बता दिया था कि 9 ग्रह होते हैं। बाद में ग्रहों की खोज हुई, तो ग्रहों की खोज हुई, ग्रहों के उपग्रहों की खोज हुई, उनके सैटेलाइट की खोज हुई। सैटेलाइट की खोज करने वाला पहला व्यक्ति नो डाउट मिस्टर गैलीलियो। उन्होंने कहा जैसे कि हमारा जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, वैसे बहुत सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके अपने अपने सैटेलाइट हैं। पादरियों ने कहा अब तो हद हो गई, ससुरा जो दिख रहा था उसको बोला, अब जो नहीं दिख रहा वो बोल रहा है। अब बोले इसको घर में कैद कर दो, चल बंद, अंदर कैद कर दिए गए। बाद में इनके यहाँ कुछ कांच वाँच के सामान होंगे, पालिश वालिश करके उन्होंने एक बनाया टेलीस्कोप, गैलीलियो ने बनाया था पहला। और उन्होंने पादरियों को बुलाया, बोले दिख रहे हैं जितने भी हो ये हैं। तो उन्होंने कहा दिख तो रहे, लेकिन नहीं होते तो नहीं होते। ऐसा करो इसको पैक करके रखो और इसको पैक करके किसी को दिखाना नहीं। अब तुमको छोड़ रहे हैं कि किसी को तुम बताए तो फिर तुम अंदर। गैलीलियो चुप। ऐसे गैलीलियो साहब ने बहुत सारे काम किए। तो जो आप फादर ऑफ फिजिक्स कहेंगे वो आप न्यूटन को नहीं कहेंगे, आप गैलीलियो कहेंगे। जितने भी आपके इनर्शिया का रूल था वो गैलीलियो का दिया हुआ था। हाँ, बाद में अध्ययन किया न्यूटन साहब ने, न्यूटन के समय बहुत चीज़ें बदल चुकी थी, ये अंदर अंदर बाहर नहीं गए, जो अपनी बात कहते थे लोग मानते भी थे। गैलीलियो को बहुत दिक्कत हुई। अभी कुछ साल पहले वो जो टेलीस्कोप के 400 वर्ष पूरे हुए बनाए गए, तो वेटिकन सिटी जो पादरियों का हेड है, उन्होंने गैलीलियो को एक अवार्ड दिया था, मैन ऑफ फेथ, विश्वसनीय व्यक्ति। अब जहाँ स्वर्ग लोग बेचारा बैठा होगा, देख रहा होगा कि ससुरा पिले रहे पूरे जिंदगी भर, हालत खराब कर दी, अब 400 साल बाद बता रहा विश्वसनीय व्यक्ति। तो ये कंट्रीब्यूशन कितना था, किसका था? गैलीलियो साहब का। इसके बाद एक बहुत बढ़िया नाम, टाइको ब्राहे। इसका नाम कभी आपने सुना नहीं ना, इसका नाम याद कर लो, इसको प्रणाम करो। टाइको ब्राहे ये कहाँ के थे? ये डेनिस एस्ट्रोनॉमर थे। अब जरा समझ, टाइको ब्राहे साहब ने जो सैटेलाइट की खोज हो चुकी थी, ये सैटेलाइट को लेकर के ये स्टूडेंट थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे ये भैया। ये स्थिति थी कि सैटेलाइट और प्लैनेट्स वगैरह कैसे मूव करते हैं, किस समय कितनी उसकी स्पीड रही होगी, कितने टाइम में मूव करे, उनका अध्ययन सैटेलाइट से करते रहे, उसे टेलीस्कोप से किया इन्होंने। और बहुत सारे नोट्स बनाए उन्होंने, इतना नोट्स बनाए कि बताते हैं कि इनका पूरा मकान कागज़ों से भर गया था, इतना इन्होंने काम किया। लेकिन अब ये तो बना लिया आपने, अब बाद में आपको कंपाइल करके बताना पड़ेगा ना, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उससे निकला क्या। ठीक है, लेकिन निकला क्या तब तक बताएं, तब तक ये निकल लिए, क्योंकि 45-46 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके चीज को कोपरनिकस साहब आए, सॉरी क्या कोपरनिकस दोबारा कहाँ से आ गए, वो क्या नाम, केपलर साहब आए, जोहानिस केपलर। उन्होंने इनकी पूरी बुक ली, इनके जितना भी काम थे इनके कागज दिए, इन कागजों का अध्ययन किया, पूरा अध्ययन करके बहुत सारे रिसर्च किया, और रिसर्च करके उन्होंने केपलर साहब ने कुछ नियम बताए। तो हमारी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट होगी? केपलर साहब से। लेकिन नाम जिनको प्रणाम करना है वो टाइको ब्राहे साहब थे, बहुत स्टूडेंट लाइफ से ही इन्होंने बहुत काम किया। बताते पूरा मकान इनका, पूरा बिल्डिंग जो थी वो भर गई थी कागजों से, इतना वर्क इन्होंने किया।
तो यानी कि जो भी हम करते हैं ना वो ओरल नहीं काम चलता कि हमने ऐसा ऐसा इन्होंने कह दिया चलो मान लेते हैं, बाद में कहा तो फिर कैप्लर साहब ने नियम दिए, फिर उनका वेरिफिकेशन हुआ, उनमें और नियम लगाए गए, फिर कैप्लर के नियम में न्यूटन घुस गए, वो अपना नियम दिए, फिर न्यूटन ने वहीं से ग्रेविटेशन नियम निकाला। तो ग्रेविटेशन का लॉ जो निकला था वो कैप्लर्स लॉ से निकला था। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे सैटेलाइट और प्लैनेट्स की, बात करेंगे प्लैनेट्स की। ठीक है, तो पहले तो प्लैनेट्स लिख लीजिएगा कि प्लैनेट क्या होते हैं। ये कहानी आती नहीं है, लेकिन टाइको ब्राहे साहब का नाम कोई नहीं जानता है, जिनकी वजह से ये प्लैनेट का पूरा मोशन क्लियर हुआ है। ठीक है, सैटेलाइट सॉरी प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या होते हैं? दोज हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। तो लिखिए द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर नोन एज planets. The heavenly bodies which revolve around the sun are known as planets. अब कितने प्लैनेट होते हैं? अभी तक तो 9 थे, बाद में एक ग्रह को कम किया गया, कुछ उसमें प्रॉपर्टी थी जो ग्रह से मैच नहीं कर रही थी। तो ये 9 ग्रह कौन कौन से हैं उसको याद करने के लिए देखिए, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट shown us 9 planets. M का मतलब मरकरी, स्पेलिंग क्या होती है? MERCURY। तो नंबर 1 पे मरकरी, नंबर 2 पे वेनस, लिखिए हम बोल रहे हैं नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 वेनस, नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 मार्स, 5 पे जुपिटर, 6 पे सैटर्न, 7 पे यूरेनस, 8 पे नेपच्यून। अब ये प्लूटो था पहले, लेकिन इसको फिलहाल हटा दिया गया है। अब स्टूडेंट ने कहा कि जब ये हटा दिया गया तो आपका जो सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, तो हमने सेंटेंस चेंज किया। क्या क्या सुनिए, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस नाई, नाई माने नौआ, उन्होंने नाई दिखाया हमको। कहन बेटा ये जो नाई है ना यही बाल बनवाना, बड़ा हीरो टाइप का बाल बनाता है, दूल्हा भी सजाता है ये नाई, नहीं मतलब। तो अब सेंटेंस पूरा हो गया। तो ये आप याद रखने के लिए है, और ये सन से दूरी के हिसाब से है। अगर यहाँ पर आपका सन है ना तो दूरी के हिसाब से है। अच्छा, जैसे मान लिया आपने डेफिनेशन लिखी होती है हेवनली बॉडी, ये कहा गया ना, यानी हेवनली बॉडी अर्थ भी है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि आपका हेवन में रहने वाला, हेवन माने स्वर्ग, स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय, नहीं मतलब हम थोड़ी कह रहे हैं, साइंस की भाषा में बात कर रहा हूँ। तो अगर हमसे पूछे आपका नाम क्या है, माई सेल्फ स्वर्गीय आत्मप्रकाश वाजपेयी, तो अजीब आदमी का अजीब आदमी का है वो। प्लैनेट की डेफिनेशन क्या है? हेवनली बॉडी दोज रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी अर्थ इज ए हेवनली बॉडी, हेवनली माने स्वर्ग, स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय। तो अब सब लोग अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाना शुरू कर दीजिए, कहिए नहीं तो मजाक की बात करें, नोट करिए। ठीक है, अब कैप्लर साहब ने इन प्लैनेट्स के बारे में कुछ बातें की। अब देखिए कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में कैप्लर ने 3 नियम दिए। इन नियम को आपको प्रूफ नहीं करना है, बड़े क्लासेस में इन्हें प्रूफ कराया जाएगा, लेकिन जब जेई का आप कहीं वो पढ़ेंगे तो वहाँ प्रूफ कराया जाएगा। पहला लॉ कैप्लर्स लॉ, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन मतलब प्लैनेट्स के बारे में कैप्लर साहब ने जो नियम दिए, नंबर 1 को कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला उन्होंने कहा लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का नियम। देखिए कैप्लर का कहना था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। कैसे ऑर्बिट में? एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और ये जो सन है वो ऑर्बिट के किसी पॉइंट पे फोकस रहता है, ये इलिप्स के किसी फोकस पर रहता है। इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, ये आपको मैथ में पढ़ाए गए होंगे, तो उसकी किसी एक फोकस पे रहता है। तो नंबर 1 लिखिए, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन in elliptical orbit, in elliptical orbits having the sun at one focus
ऑफ द ऑर्बिट। आप जानते हैं इलिप्स में दो और फोकस होते हैं, हैविंग द सन एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, दूसरा नियम देखिए क्या है, लफड़ा पहले समझ लीजिएगा। देखिए भाई साहब, ये भाई साहब हैं सन, ठीक है, कोई प्लैनेट ए पॉइंट पे था, तो प्लैनेट से सन को मिलाने वाली ये लाइन हो गई। टी सेकंड में वो प्लैनेट यहां पहुंच गया बी पे, तो ये लाइन हो गई। तो टी सेकंड में ये जो लाइन आप मिला रहे हो ना, ये कितनी एरिया कवर करती है, इतनी एरिया कवर करती है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये जितने भी कैलकुलेशन से किसने किए थे, टाइको ब्राहे साहब ने किए थे, वो लेकिन बता नहीं पाए, अपने को एनालाइज नहीं कर पाए कि पूरा कंपाइल करके कि क्या नियम निकले। बता लेते, लेकिन ऊपर वालों ने कहा ऐसा करो, बहुत ज़्यादा ताक झांक कर रहे हो प्लेनेट में, स्वर्गीय चीज़ों पे, तुम इधर आ। उनको ऊपर ही बुला लिया, क्या किया जाए। अच्छा, भगवान ऐसे लोगों को जल्दी बुला भी लेते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छी वैकेंसी होती है ना। विवेकानंद जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जल्दी बुला लिया गया। रामानुजम साहब बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, जल्दी बुला लिया गया। बहुत ऐसे नेता से झगड़ा करते, आओ बेटा तुम मत आओ, तुम वहीं रहो। टाइको ब्राहे साहब जब कैपलर पहुंचे होंगे तो बताए हो, नियम तो यार तुम्हारा चल रहा है, हम आपको नाम नहीं जानते है। देखिए, हमने देखा थोड़ी देर बाद ये प्लैनेट कहाँ गया, सी पॉइंट पर, और जितनी देर में यहाँ से यहाँ गया था ना, उतनी देर में यहाँ से यहाँ गया चला गया। तो ये एरिया कितनी कवर की, ये कवर की। तो उन्होंने कहा, नियम क्या बताया कि प्लैनेट से सन को मिलाने वाली लाइन सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करती है। ठीक है, तो सेकंड नियम लिखिए, इसको लॉ ऑफ एरियाज कहते हैं। सेकंड को कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज। स्टेटमेंट लिखिए इसका, अ लाइन ज्वाइनिंग अ लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन, एनी प्लैनेट टू द सन sweeps out equal areas in equal time, sweeps out equal areas in equal time। अब sweeps out क्यों लिखा गया, स्वीप माने क्या होता है, झाड़ू लगाना। जैसे ये लाइन है, ये लाइन पूरी झाड़ू मान लो, तो ऐसे झाड़ू लगती है, यहाँ से लेकर सब कवर करता है, तो ये लाइन ऐसे स्वीप कर रही है, इसको स्वीप्स आउट कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मींस द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, मींस द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको समझाया कैसे जाए, तो लिखिए जरा कहानी। लेट अ प्लैनेट moves from A to B, let's a planet moves from A to B in an orbit in any time interval, कोई भी टाइम इंटरवल हो सकता है, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, जो भी हो। planet moves from A to B in any time interval and C to D in the same time interval, and C to D in the same time interval, then area of SAB is equal to area of CSD। ये दोनों एरिया सेम होती हैं, ये केपलर साहब ने दूसरा नियम बताया था। ठीक है, तीसरा नियम समझिएगा। देखो तीसरा नियम समझें पहले आप। देखिए थर्ड लॉ होता क्या है, ये एलिप्स है, एलिप्स की इस एक्सिस को क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। इसकी लेंथ कितनी होती है, 2a। अब देखिए इसके एक फोकस पे कौन है, सन है। अब देखो अगर कोई प्लैनेट इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या सन से उसकी दूरी हमेशा फिक्स रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। आपको दिखाई कम पड़ रहा है कि देख नहीं पा रहे हो, अच्छा अगर आप मूव करके दिखाओ तो जोशी बोले हमने सब रहेगी, बोल देते हैं, क्या दिक्कत है, सामने दिख रहा है भाई, दूरी अलग अलग है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक प्लेनेट को यहाँ से घुमाया और घुमा के वापस यहाँ ले आए, और हमने कहा उसको टाइम कितना लगा, टी। इस टाइम को क्या कहते हैं, पीरियोडिक टाइम। इस पीरियोडिक टाइम का इस डिस्टेंस से कंपेयर किया, इस डिस्टेंस से कंपेयर किया, तो हमने देखा कि पीरियोडिक टाइम का जो स्क्वायर था ना, वो इसकी एवरेज डिस्टेंस आर
के क्यूब के प्रोपोर्शनेट आ रहा था बार बार। आप बताइए इस कैलकुलेशन को करने में कितना टाइम लगा होगा उन्होंने, कितने प्लैनेट्स, कितने स्टार्स, इन सब की दूरियां मेजर करना टेलीस्कोप से। ठीक है, टेलीस्कोप से दूरी मेजर करिए, पैरालैक्स मेथड से किया होगा उन्होंने। इसके बाद उनका टाइम कैलकुलेट करना, कोई 1 साल में मूव करता है, कोई 2 साल लगाता है पूरा चक्कर लगाने में, ये सब कितना टाइम लगा होगा। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स, थर्ड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। तो इसका स्टेटमेंट लिखिए। अच्छा, जो इसकी एवरेज डिस्टेंस निकाली गई ना, वो देखा गया इसके सेमी मेजर एक्सिस के इक्वल थी। तो आप एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द प्लैनेट बोले या आप सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स बोले, बात बराबर है। तो लिखिए द स्क्वायर ऑफ द पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड्स ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट around the sun is directly proportional to the square of the distance to the cube of the mean distance of sun from the planet या planet from the sun, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो आपने मीन डिस्टेंस लिखी है ना, उसी को ब्रैकेट लिख दीजिएगा सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस यानी रूल क्या बना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनेट आर क्यूब और टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। ये आपका थर्ड लॉ बना। अब देखिए, अगर आपको 2 प्लैनेट दे दें हम, ठीक है, या एक ही प्लैनेट की बार बार रेडियस कम ज़्यादा कर दें। हमने कहा एक प्लैनेट है, उसकी ये डिस्टेंस इतनी है, और एक ये सन है और किसी एक रेडियस में कोई प्लैनेट चक्कर लगा रहा है, उसका इतना टाइम पीरियड है। अगर रेडियस को कम करके इतनी कर दें तो टी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, निकाल लेंगे। T1 स्क्वायर पान T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब पान R2 क्यूब। ठीक है, जैसा कि नियम होता है कि हर एक नियम में न्यूटन अपनी टांग बुलाते हैं, तो न्यूटन ने यहाँ पर अपना कंक्लूजन दिया, उसके बारे में बात करेंगे। ये पढ़ लीजिएगा, टाइको ब्राहे को प्रणाम कर लीजिएगा। ठीक है।